नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है संभल से, जहां जामा मस्जिद में हजारों मुसलमान रमजान के आखिरी जुम्मे में नमाज पढ़ने पहुंचे। DMSP तथा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नमाज संपन्न हुई। जनपद संभल में जुमे की जो अलविदा की नमाज़ है वो अभी सकुशल सभी जगह पूर्ण हो गई है। इसमें हम लोगों के द्वारा, पुलिस व प्रशासन के द्वारा जो धर्मगुरु हैं उनके साथ लगातार संवाद कायम किया गया और जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार नमाज कराई गई। कहीं से कोई इस तरह की सूचना नहीं मिली जिस पे कोई परेशानी की बात हो। आगे भी जो ईद का त्यौहार है उसको इसी तरह मनाया जाएगा। इसके लिए बाहर से भी फोर्स लाकर हम लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखना हम लोगों की पूरी चुनौती है। इसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। खबर आ रही है संभल से, जहां संभल पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सरकारी योजनाओं का पैसा बड़े ही शातिर तरीके से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया करते थे। पुलिस ने ऐसे 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। क्या है नखासा थाने की पुलिस तथा साइबर सेल के द्वारा एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश आज किया गया है। इसमें कुल 8 अपराधी, जिनके नाम राहुल, इंतजार, विष्णुपाल, पुनीत, रोहित, अनुज, विकेश और संदीप हैं। ये सभी जनपद संभल के विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। इनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक अदद लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक अंगूठा की छाप बनाने वाली मशीन, एक अंगूठे का स्कैनर, 8 ATM कार्ड, 20 सिलिकन रबड़ की बनी हुए नकली अंगूठे की छापें, 4 मोबाइल और एक अर्टिगा गाड़ी इनके पास से बरामद की गई है। इन लोगों के द्वारा भोले भाले लोगों को, जिनके पास सरकारी योजनाओं में विभिन्न प्रकार का पैसा आता है, उनको उनके अंगूठे का छाप लेकर उसका एक क्लोन बनाया जाता था। उस क्लोन के बनने के बाद ये AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से जो बैंक ID लगी होती हैं, उनमें जिन लोगों के बैंक अकाउंट हैं उनके बैंक अकाउंट से उनका पूरा पैसा निकाल लेते थे और उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। इनके द्वारा जब भी कोई ग्रामीण किसी जगह पर अपने पैसे निकालने जाता था तो उसके अंगूठे का एक रजिस्टर में छाप लेकर और उसकी कॉपी तैयार की जाती थी और उस कॉपी के आधार पर बैंक अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था। इन 8 को आज गिरफ्तार किया गया है। इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध थाना नखासा में 419, 420, 467, 468, 471 और 66C IT एक्ट इनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक इनके द्वारा कुल 20 लोगों को इस तरह से ठगने का स्वीकारोक्ति की गई है। इसके अलावा इनसे आगे भी पूछताछ की जाएगी और जो इनका और नेटवर्क है उसका पूरे का खुलासा किया जाएगा। धन्यवाद। खबर आ रही है कुशीनगर से, जहां स्वाट व तरैया सुजान थाना की पुलिस के साथ शुक्रवार को देर रात अंतर्राज्यीय बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अरुण कुमार यादव नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बिहार प्रदेश के कटिहार जनपद अंतर्गत स्थित कोरडा थाना के नया टोला गांव का निवासी है घायल बदमाश अरुण कुमार यादव। खबर आ रही है मथुरा से, जहां डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य PWD गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाए। जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना और उसका निदान किया। अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए और कहा कि तत्काल कार्रवाई की जाए। खबर आ रही है संभल से, जहां पुलिस द्वारा जेल भेजे गए युवक की मौत हो गई। मुरादाबाद कारागार में युवक की मौत हुई है। कुछ दिन पहले संभल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। देर रात युवक की कारागार में मौत होने से हड़कंप का माहौल है। बीते दिनों चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में दूसरे समुदाय के घर में निवस्त्र होकर घुस गया था यह युवक। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना कोतवाली चंदौसी के अंतर्गत मोहल्ला राज में एक युवक होरीलाल वाल्मीकि 21 अप्रैल को अपने घर के पास में स्थित दूसरे समुदाय के एक घर में निर्वस्त्र होकर घुस गया था। वहां उपस्थित महिलाओं के द्वारा शोर मचाया गया और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। आसपास के लोगों के द्वारा पकड़कर इस युवक को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इस युवक को 21 तारीख को ही जेल भेज दिया गया था। जिला कारागार मुरादाबाद में 29 तारीख की शाम के करीब इस युवक की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। परिजनों की प्रार्थना पत्र पर रात में ही इसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, वह बिसरा प्रिजर्व किया गया है। इस पूरे मामले की नियमानुसार जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जज के द्वारा जांच की जाएगी। शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है व तथा इस पूरी परिस्थिति पर निगाह बनाई रखी गई है। इसमें जो भी आगे विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है व किसी भी प्रकार के अन्य जो भी उनकी एप्लीकेशन होगी उस पर भी विधिक कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां थाना बीटा 2 पुलिस और लुटेरे बदमाश के बीच थाना क्षेत्र के P3 से परी चौकी जाने वाले सर्विस रोड पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षा हेतु गोली चलाई गई, जिसमें पैर में लगने के कारण बदमाश बंटी निवासी अलीगढ़ घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार किया गया। बदमाश के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस व एसेंट कार बिना नंबर प्लेट के बरामद की गई है। देखिए, आज एसओ बीटा 2 परी चौक से अपनी टीम को लेकर के पैदल मार्च कर रहे थे। इसी दौरान एक वाइट कलर की कार आती हुई दिखाई दी जिस पर नंबर प्लेट नहीं था। उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो बहुत तेजी से पुलिस पार्टी के सामने से वो सर्विस रोड पे वो कार तेजी से गई। आगे से एक हमारी पार्टी आ रही थी जो AWHO की तरफ से, उसने घेराबंदी की। दोनों पार्टियों ने जब घेराबंदी की इसकी गाड़ी किनारे एक पेड़ से टकरा गई। ये बदमाश जो है पुलिस पार्टी को फायरिंग की। जवाबी काउंटर एक्सचेंज में इसके पैर में गोली लगी है। इसको अस्पताल भेजा गया है। प्राथमिक पूछताछ में इसने अपना नाम बंटी बताया है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये पूर्व में भी इसके 3 साथी जेल भेजे जा चुके हैं, जिसमें एक साथी अभी 2 दिन पहले ही पुलिस मुठभेड़ में जेल भेजा गया है। ये बहुत ही शातिर लुटेरे हैं। इनके पास से 2 मोबाइल, तमंचा, कारतूस, एक कार बरामद हुई है। इसकी अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री के विषय में भी हम पता कर रहे हैं। पूरा गैंग जो है बीटा 2 पुलिस द्वारा भ्रष्ट किया गया है और इसके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या अभी कहीं किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था? निश्चित तौर पे घटना को अंजाम देने के फिराक में थे ये, चूंकि इनके गैंग के अन्य लोग पकड़ गए थे। ये इसलिए ये कार लेकर के ये बदमाश आया हुआ था। ये इसी फिराक में घूम रहा था, लेकिन इस बीच में पुलिस पार्टी से मुठभेड़ हो गई और ये गिरफ्तार हुआ। खबर आ रही है एटा से, जहां डीजल लेने आए रिटायर्ड फौजी को ट्रक ने कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। जी हां, तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, जिसमें एक की मौत हुई। बाइक पर सवार रिटायर्ड फौजी की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य एक दिव्यांग गंभीर रूप से घायल हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने मिरहची चौराहे पर शव को रखकर रोड को जाम कर दिया। मौके पे पुलिस बल के साथ पहुंचे एटा सदर के तेज तर्रार एसडीएम शिव कुमार, सीओ सदर राघवेंद्र सिंह राठौर। क्या नाम है आपका? महावीर जी, यहाँ मिरहची में जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या है जानकारी आपकी? जानकारी हमने तो एक्सीडेंट ही सुनी है, उसके बाद आए हम। कहाँ के थे ये? बड़ौली के। क्या नाम था इनका? छोटेलाल। छोटेलाल नाम था? हाँ, छोटेलाल। कितनी उम्र होगी इनकी? 70 साल। अब यहाँ पे जाम लगा रखा है लोगों ने। हाँ। क्या कहना है आपका? ये बॉडी उठाने की कह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि कोई पुलिस प्रशासन या कोई नेता वगैरह यहाँ आए। सरकारी आदमी, एक सर्विसमैन है। किसमें? ये फौज से रिटायर है। जी? प्रीतम सिंह। यहाँ पे क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है? ये डीजल लेने जा रहे थे, बताते हैं। ये कौन थे आपके भाई? क्या नाम है भाई का? कितनी उम्र होगी इनकी? 70 के लोग। कहाँ जा रहे थे ये? यहीं आए डीजल लेने के लिए। तो किससे एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक पकड़ा गया है? बता रहे हैं साहब, ट्रक पकड़ा गया, लेकिन देखा नहीं हमने। ये पुलिस वाले भी कह रहे हैं। अच्छा। आनंद बता रहे हैं। अरे वो प्रदीप अगर न हो तो ट्रक तो निकलेगा। बोलो ये कौन से गांव के थे? बड़ौली। खबर आ रही है रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के तिलवाड़ी पंचायत की, जहां लगभग 2 बजे रात के आसपास साकेत कुमार महतो के रखे पुआल कुटीर गोदाम में असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा आग लगा दी गई, जहां आग बुझाने के लिए ग्रामीण उपस्थित रहे, जिसमें लगभग 5 लाख की पुआल जलकर राख हो गई। घटनास्थल पर तत्काल पहुंचे तिलवाड़ी पंचायत प्रत्याशी छोटू सिंह, मुंडा, रसोराज, प्रामाणिक, मदन महतो, छटका सेठ आदि लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। खबर आ रही है झारखंड से, जहां बोकारो जिले के बेरमो कोयलांचल इलाके में लेवी वसूलने को लेकर के दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग और पोस्टर बाजी करने वाले गिरोह को सब जोनल कमांडर और उनके एक साथी को बोकारो पुलिस ने हथियार सहित अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह गिरोह बोकारो, धनबाद, गिरिडीह नहीं लेवी वसूलने का काम करता था। पिछले वर्ष
के आखिरी में 27 दिसंबर को रात्रि करीब 9:30-10 बजे बोकारो ज़िला में थर्मल थाना क्षेत्र में जरंगडी साइडिंग है जो CCL द्वारा ऑपरेटेड है, वहाँ पे फायरिंग की घटना हुई थी। किसी व्यक्ति को फायरिंग टारगेट करके नहीं किया गया था, बट रंगदारी और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई थी, जिसमें कि FIR रजिस्टर हुआ था 117 नंबर। उसमें नाम आया कि जैसे 11 लोग शामिल हैं उस अपराध में। उसमें उसी समय हम लोग को ज्ञात होगा 1 सप्ताह बाद हम लोग जो 5 मुख्य जो आरोपी हैं जो अभी जेल में हैं, अजमत अंसारी, बंटी साहू, संजय साहू, दीपक महतो और बिरबल कुमार सिंह, उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। फिर लास्ट मंथ मार्च महीने में हम लोग को फिर इन्फॉर्मेशन मिली कि 2-3 लोग हैं इस ग्रुप के जो अभी भी घूम रहे हैं। उसमें राजकुमार गोस्वामी, राहुल सिंह, महावीर सोरेन और छोटू मंडल, इन 4 को जेल भेजा गया था 7 मार्च को। अभी भी 2 जो मुख्य अपराधी हमारे ज़िला के जो करमाली, रमेश करमाली और महेंद्र ठाकुर, इनके बारे में हम लोग ट्रैक कर रहे थे, तो हम लोग को कल इन्फॉर्मेशन मिला इनके गोमिया क्षेत्र में छुपे होने का। उसको लेके रेड किया गया। इसमें मुख्यतः थर्मल थाना का रोल है, गोमिया थाना का रोल है, DSP बेरमो है, DSP बगोदर भी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, गिरिडीह और बोकारो दोनों जो कि पिछले 4 महीने से हम लोग इसमें लगे हुए थे। तो गोमिया थाना क्षेत्र में रेड हुआ, जिसमें कि सबसे पहले रमेश करमाली अरेस्ट हुआ, जो अपने आप को NSPM ग्रुप का सब जोनल कमांडर क्लेम करता है। उसके पास से एक वेपन भी हम लोगों को मिला है जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है और 9 राउंड गोली है जो आप यहाँ देख रहे हैं। फिर उसके बाद महेंद्र ठाकुर को भी गोमिया थाना क्षेत्र से अरेस्ट किया गया, उसके पास से भी एक देसी जो वेपन है वो रिकवर हुआ। इन लोग के अरेस्टिंग के बाद इन्होंने कन्फेस किया कि कुछ वेपन ये पेंक थाना क्षेत्र में छुपा के रखे हैं, जिसको वो यूज़ करते हैं रंगदारी मांगने में और अन्य अपराध में। उसको लेके कल रात में रेड किया गया पेंक थाना क्षेत्र में, तो वहाँ कलोनिया बस्ती के पास से 3 जो देसी कार्बाइन है रिकवर हुआ है, और काफ़ी मात्रा में जो यूनिफॉर्म होते हैं, जो सोल्जर के यूनिफॉर्म होते हैं, जो पिट्ठू है, अन्य जो चीज़ यूज़ में होता है फोर्स के द्वारा, वो वहाँ से रिकवर हुआ है, जो कि वहाँ नीचे में रखा हुआ है। इस तरह 2 मुख्य अपराधी जो जरंडी साइडिंग वाले केस में भी थे और अन्य भी जो इन पे केस है। हमारे पास करमाली जो है रमेश करमाली, उस पर 12 केसेस का फिगर है, हो सकता है थोड़ा ये बढ़ भी सकता है, बट अभी के हिसाब से 12 केसेज हैं। महेंद्र ठाकुर पे टोटल 16 केसेज हैं। तो ये 2 मुख्य उस ग्रुप के जो NSPM ग्रुप के जो 2 मुख्य अपराधी हैं जो बोकारो से ऑपरेट कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हर कोई अपनी अपनी जीत की दावेदारी और नामांकन कर रहा है। इस बीच त्रिस्तरीय चुनाव 2022 के तीसरे चरण के लिए विभिन्न पद, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के नामांकन प्रपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला क्षेत्र संख्या 11 चंद्रपुरा प्रखंड। जितने बाद क्या प्राथमिकता रहेगी आपको विकास का? ऐसा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मुख्य मकसद है जो समाज का अंतिम व्यक्ति होता है उसका विकास कैसे हो। तो मेरा फोकस जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसका विकास के प्रति मेरा फोकस रहेगा और क्षेत्र का जो समस्या है उस पर फोकस रहेगा। यानी एक लाइन में अगर कहें तो गांव का सर्वांगीण विकास, अपने निर्वाचन क्षेत्र का जो क्षेत्र संख्या मेरा 11 है उसका सर्वांगीण विकास मेरा मुख्य उद्देश्य, मेरा मुख्य फोकस है। चुनाव लड़ रहे हैं इसके पहले तो आपका चंद्रशेखर महथा, क्या कितना जिला परिषद से आप हैं? क्षेत्र संख्या 12। जितने बाद क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी वहाँ के क्षेत्र में? देखिए, जीतने के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता है, आज भी हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा का अभाव है, जो गरीब गुरबा, आज भी हमारा देहात क्षेत्र है, जो हमारा जिला परिषद क्षेत्र है वो बिल्कुल देहात क्षेत्र है, और देहात क्षेत्र में अभी भी शुद्ध पानी की पीने की उन लोग को व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए बहुत आवास की व्यवस्था नहीं है। अभी तो काफ़ी कुछ हुआ है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी आवास बने हैं, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है बनाना। हम लोग उसको लेकर के अपने क्षेत्र में उतरे हैं।
खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर में एशिया पैसिफिक एंडोक्राइन रिसर्च सोसाइटी एवं हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान में कोविड-19 के बाद की सबसे बड़ी मेडिकल एजुकेशन एंडो डायलॉग का आयोजन दिनांक 30 अप्रैल एवं 1 मई को होटल शान एलिजा में किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश एवं देश के प्रमुख हार्मोन विशेषज्ञों के साथ साथ फेडरेशन ऑफ एशियन सोसाइटीज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी की प्रेसिडेंट डॉक्टर दीना श्रेष्ठा भी शामिल हो रही हैं। सम्मान के साथ में हम लोगों ने एंडो डायलॉग के अवसर पर हमारे बीच में एशियन साउथ ईस्ट एशियन एंडोक्राइन सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर दीना श्रेष्ठा जो नेपाल से हैं वो भी उपस्थित हैं। आज शाम को हमने उनके साथ में एक प्रोग्राम यहीं इसी होटल में आयोजित किया है, जिसमें जन सामान्य के साथ में हार्मोन संबंधी सारी समस्याओं के बारे में एक बायलैटरल डिस्कशन होगा। वो जानकारी देंगे, लोग प्रश्न पूछेंगे और हम लोग भी सब उनके साथ में रहेंगे यह जानकारी देने के लिए कि हार्मोन संबंधी सारी बीमारियों के बारे में लक्षण क्या है, उनका इलाज क्या है या उनका डायग्नोसिस किस प्रकार से किया जाता है। तो ये एक जन सामान्य को अवेयर करने के लिए, और हम लोगों ने ये निश्चय किया कि जो भी हम मेडिकल कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके साथ एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जिसमें कि जन सामान्य के साथ में एक संवाद बने, उसे हम जरूर करना चाहेंगे और इस बार भी हम वैसे ही कर रहे हैं। लगभग इस कॉन्फ्रेंस में 35 हमारे जो स्पीकर्स आ रहे हैं और जो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन है लगभग 300 डॉक्टरों के हुए हैं, जो लगभग 2 दिन में विभिन्न समय पे आकर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी 18 हमारे पास में है जो अपनी शोध को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। एक बहुत अच्छी बात आपने कही, जबलपुर में बेहतर हॉस्पिटल, बेहतर डॉक्टर होने के बाद भी लोग इंदौर या नागपुर का पहला आता है। किस तरह से आप जागरूक करेंगे जबलपुर की जनता को, डॉक्टरों को समझाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं इलाज करें, जो बेहतर सुविधाएं हमारे पास? जी देखिए, एक तरीका तो प्रमोशन का है और एक तरीका है कि हम अपने आप के स्तर को सुधारें। और जैसा किसी भी साइंस में या किसी भी विधा में संभव नहीं कि हर आदमी परफेक्ट हो, तो ये कंटिन्यूस जो एजुकेशन की प्रक्रिया है हम चाहते हैं ये जारी रहे। जूनियर से जूनियर और सीनियर से सीनियर डॉक्टर हमेशा एक्सपोज होता रहे नई नई खोजों के प्रति, नई नई चीज़ों के प्रति। और जब हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हमारा इम्प्रूव होगा, तो नेचुरली हमारा जो पेशेंट है वो जबलपुर में रुकना ही पसंद करेगा। आज हम लोग 30 अप्रैल शनिवार और 1 मई रविवार को होटल शॉन एलिजे जबलपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। और ये संगोष्ठी इसलिए ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि इसमें देश विदेश के 30 से 35 डॉक्टर्स जबलपुर आएंगे। वो अपने अपने शोध, अपनी अपनी नवीनतम जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे यहाँ के डॉक्टर्स को। और ये इसलिए और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के चिकित्सक हमारे देश विदेश में जो भी नवीनतम टेक्नोलॉजी है या दवाइयाँ उनके बारे में जानेंगे, उनको मरीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। इसका एक लाभ ये होगा कि हमारे मरीज़ को हमारे जबलपुर शहर में नवीनतम दवाइयाँ मिलेंगी, नवीनतम इलाज मिलेगा। क्योंकि जबलपुर को, हमारा ये एम है कि जबलपुर को सबसे बेस्ट बनाना है। जबलपुर को जब तक बेस्ट बनाना है तो मतलब हमारे डॉक्टर्स को अपग्रेड होना पड़ेगा। अपग्रेड होने को हमें देश विदेश के डॉक्टरों के द्वारा जानकारियाँ साझा करनी होंगी, हमें अपनी जानकारियाँ उनको देनी होंगी, उनकी जानकारियाँ हमको अपने से लेनी होंगी। और ये एक साझा प्रयास है और मैं सारे डॉक्टर से ये अपील करूँगा कि ये साझा प्रयास ही हमारे जबलपुर को आगे बढ़ाएगा। सर, इस शिविर में आप क्या मूलभूत सुविधाएं आप पेशेंट्स को देना चाहते हैं? ये शिविर नहीं है, ये एक तरीके का कॉन्फ्रेंस है। इसमें डॉक्टर्स आएंगे देश विदेश से और हमारे डॉक्टर्स उनको सुनेंगे और वो डॉक्टर्स नवीनतम जानकारियाँ लेके हमारे मरीज़ों को लाभ पहुँचाएंगे। सबसे बड़ा ये है। और ये एंडो डायलॉग जो हमारा कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है, ये महाकौशल क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है और इसमें आज तक करीब 300 डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है। ये सर कहाँ से डॉक्टर जो यहाँ बड़ी कंपनी जो आपकी बड़ी, हमारे यहाँ जो अपने अपने जानकारियाँ साझा करेंगे, कोलकाता से आ रहे हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, इवन श्रीनगर से हमारे पास डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो अपनी जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। तो ये देश के कई कोनों से हमारे पास आ रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स रहेंगे। हमारे जो प्रदेश के 3 मुख्य मेडिकल कॉलेज हैं, रीवा मेडिकल कॉलेज, इंदौर का औरबिंदो मेडिकल कॉलेज और जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज, यहाँ के जो पीजी स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना शोध प्रस्तुत करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। और अपना शोध प्रस्तुत करने के बाद जिसका सबसे अच्छा शोध होगा हम उसको पुरस्कृत भी करेंगे, उनका बढ़ावा देंगे ताकि आगे वो ये चीज़ और करते रहें और इवन जबलपुर में नहीं पूरे देश में जाके अपना शोध प्रस्तुत करें। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।